मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इन्वेलप टूल पे बात करेंगे। उसके लिए पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो के फ्लाई आउट पे क्लिक करूं तो मेरे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन इन्वेलप टूल का है। और जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो आप देखिए मेरी आउटलाइन हाइड हो चुकी है और उसकी जगह मेरे पास डॉटेड लाइन और कुछ नोड है जहां से मैं पकड़ कर अपनी शेप चेंज कर सकती हूँ। और इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं तो सबसे पहला ऑप्शन प्रीसेट का है। यहाँ सबसे पहले सर्कुलर है तो मुझे साथ इसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट सर्कल फॉर्म में आ जाएगा और अगर मैं सिलेक्शन खत्म करती हूँ तो ये इसी शेप में हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद दोबारा इन्वेलप टूल की तरफ आती हूँ। अगर मैं इस पे सर्कुलर अप्लाई करते हुए दूसरे ऑप्शन अप्लाई करूं तो वो सर्कुलर शेप के मुताबिक अप्लाई होंगे। अगर मुझे रेक्टेंगुलर शेप पे नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई करने हैं तो कंट्रोल जी करके मुझे वापस अपनी शेप को एक दफा सेट करना होगा नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई करने से पहले। उसके बाद रेक्टिलाइनर है, अगर इस पर क्लिक करूं तो ये रेक्टेंगल शेप में ही रहेगा। उसके बाद रेक्टिलाइनर स्लांट है, अगर इस पर क्लिक करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं इसे वापस रेक्टिलाइनर करती हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद पिंच है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये अंदर की तरफ पिंच हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे रेक्टिलाइनर पे पिंच किया है तो ये उसके मुताबिक पिंच हो रहा है। और अगर मैं इसे रेक्टेंगल पे पिंच करती तो वो उसके मुताबिक पिंच होता। मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ और दोबारा इन्वेलप टूल की तरफ आती हूँ और प्रीसेट पे आकर अब अगर पिंच पे क्लिक करूं तो आप देखें इसकी शेप इस तरह से आ रही है। और उसके बाद पुश डाउन है तो ये नीचे को पुश हो जाएगा। उसके बाद पुश अप है तो ये ऊपर को पुश हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऐड प्रीसेट और डिलीट प्रीसेट का है। तो ये दोनों ऑप्शन हम ड्रॉप शेडो के फ्लाई आउट में मौजूद सेकंड टूल कॉन्टूर टूल में सीख चुके हैं। अगर आप मेरी फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, आपने मेरी कॉन्टूर टूल वाली क्लास नहीं देखी तो आप देखकर ये दोनों ऑप्शन सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन का है। मैं कंट्रोल जी करके वापस इसको नॉर्मल कर देती हूँ और यहाँ से इन्वेलप टूल लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन का है। तो यहाँ हमारे पास दो मोड दिए हुए हैं, रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड। अगर हम रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करते हैं तो हमारी सिलेक्शन रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगी और अगर हम फ्री हैंड सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन बनाते हैं तो हमें यूं मूव करके सिलेक्शन बनानी होगी जैसे भी हम अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाए। और अगर हम रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं तो यहाँ से हमारी रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन बनेगी। उसके बाद हमने जो भी शेप ली हो उसमें अगर हम कोई नोड ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नोड नहीं है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो यहाँ नोड ऐड हो जाएगा। और अगर मैं डबल क्लिक ना करूं, सिंगल क्लिक करूं और तो यहाँ मेरे पास ब्लैक डॉट आ जाएगा। और जब मैं ऐड नोड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास एक नोड ऐड हो जाएगा। और अगर मैं उस नोड को डिलीट करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। जो पहले से नोड मौजूद है अगर मैं उस पर डबल क्लिक करती हूँ तो वह नोड डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं डबल क्लिक नहीं करती, उस नोड पे सिंगल क्लिक करती हूँ तो उसका कलर फिल हो जाएगा। ये नोड देखिए इनकी आउटलाइन आ रही है, अंदर फिलिंग नहीं है, लेकिन इस नोड को मैंने सिलेक्ट किया तो इसके अंदर फिलिंग आ गई है। उसके बाद अगर मैं इसको डिलीट नोड करती हूँ तो ये नोड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगी। नोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास आते हैं वो शेप टूल से मिलते जुलते हैं। अगर आपने शेप टूल वाली मेरी क्लास देखी है तो आप ये ऑप्शन अच्छे से जानते होंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कन्वर्ट टू लाइन का है। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट किया है तो हम उसे लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व का है। जब मैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूंगी तो हमारा कर्व नहीं बनेगा, हमारे पास जस्ट इस कर्व के हैंडल आएंगे। हम यहाँ से इसको मूव करके कर्व शेप दे सकते हैं। और अब मैं कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये वापस उसी लाइन पे आ जाएगा। और जब मैंने कन्वर्ट टू लाइन किया है तो यहाँ पे जो हैंडल थे वो गायब हो गए हैं। अब मैं दोबारा कन्वर्ट टू कर्व करती हूँ तो आप देखें यहाँ ये हैंडल शो हो रहे हैं। मैं इस हैंडल को वापस मूव करके इसको नीचे लेके आऊंगी और उसके बाद मेरा ये नोड सिलेक्ट है और मैं
इस नोड को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करूंगी तो ये लाइन वापस मेरी इसी तरह से बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कर्व्स नोड का है और दोबारा इस नोड को सिलेक्ट करके अगर मैं कर्व्स नोड को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इस हैंडल को मूव करूं तो आप देखें मेरी इस लाइन पे कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा, मेरी ये वाली लाइन ही मूव हो रही है और इस पे बहुत कम इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं स्मूथ नोड पे क्लिक करती हूँ तो ये दोनों तरफ स्मूथली मूव करेगा। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाती हूँ और मूव करती हूँ तो ये दोनों तरफ स्मूथली मूव करेगा और अगर मैं सिमेट्रिकल नोड पे क्लिक करूँ तो ये दोनों तरफ इक्वल मूव करेगा। कस्प नोड से हमारे पास एक शार्प एंगल क्रिएट होता है। हमारा जो एंगल है एक तरफ ज्यादा मूव कर रहा होता है और एक तरफ कम मूव कर रहा होता है, जबकि स्मूथ नोड से हमारे पास एक स्मूथ एंगल बनता है, उसमें शार्पनेस नहीं होती। और सिमेट्रिकल नोड से हमारे हैंडल दोनों तरफ इक्वली मूव करते हैं और हमारे पास बिल्कुल इक्वल कर्व बनकर आता है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास अनकंस्ट्रेंट नोड है। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हम अपने हैंडल को फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे मर्जी मूव करें, हमें ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद इसको मूव करती हूँ तो आप देखें मेरे हैंडल दोनों तरफ मूव कर रहे हैं और इजीली और ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ और टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसके फॉन्ट को बड़ा कर लेती हूँ और इसको बोल्ड कर लेती हूँ। बोल्ड करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इनवेलप टूल की तरफ आऊंगी। अब अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आऊं तो ये ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट पे ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। नॉर्मली हम इनवेलप टूल को ऑब्जेक्ट पे कम यूज करते हैं, टेक्स्ट पे ज्यादा यूज करते हैं और इससे हम अपने टेक्स्ट को ज्यादा खूबसूरत लुक दे सकते हैं और बहुत खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आता है। अब इसमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन इफेक्ट है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने इस नोड को पकड़कर ड्रैग करूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ नीचे की लाइन मूव नहीं की, ऊपर की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है। ये हिस्सा भी स्ट्रेट है और ये हिस्सा भी स्ट्रेट है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद मैं स्ट्रेट लाइन मोड को दोबारा सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए इस नोड को पकड़ के ड्रैग करूं तो मेरे दोनों नोड ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे और मेरे टेक्स्ट की लुक कुछ इस तरह से आएगी। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ और यहाँ से स्ट्रेट लाइन मोड सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल के साथ इस ऑप्शन को ड्रैग करती हूँ तो मेरे दोनों नोड ऊपर की तरफ मूव करेंगे और मेरी शेप इस तरह से आएगी। उसके बाद मैं दोबारा कंट्रोल जी करके यहाँ से सिंगल आर्क मोड सिलेक्ट करती हूँ। आर्क कहते हैं हाफ सर्कल लाइन को और इससे हमारे पास सिंगल आर्क बनती है जिसमें कोई झुकाव नहीं होता। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़कर ड्रैग करती हूँ तो आप देखें अब मेरा टेक्स्ट राउंड शेप में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जबकि नीचे की शेप मूव नहीं करी। ये एक सिंगल हाफ लाइन बना रही है, ये एक आर्क बन रही है। उसके बाद मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं सिंगल आर्क मोड सिलेक्ट करूंगी और अगर मैं शिफ्ट के साथ यहाँ से ड्रैग करती हूँ तो मेरी दोनों तरफ के नोड ऑपोजिट साइड में राउंड शेप में मूव करेंगे। सिंगल लाइन से वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे जबकि अब ये राउंड शेप में मूव कर रहे हैं और मेरे टेक्स्ट की लुक इस तरह से आ रही है और इस तरह के टेक्स्ट अक्सर हमने लिखे हुए देखे होंगे। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद अगर मैं कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करती हूँ तो ये राउंड शेप में ऊपर की तरफ मूव करेगा और मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डबल आर्क मोड है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास डबल आर्क आएगी, सिंगल आर्क नहीं। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करूं तो आप देखें एक राउंड इसका यहाँ पे बन रहा है और एक राउंड यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको हैंडल नजर आ रहे हैं। मेरे पास डबल आर्क बन रही है, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे। और अगर मैं कंट्रोल जी करती हूँ, कंट्रोल जी करने के बाद अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको मूव करती हूँ तो अब ये डबल आर्क फॉर्म में ऊपर नीचे अपोजिट साइड पे मूव करेगा। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव करती हूँ तो ये
कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आएगी। इस तरह से हम इसे डिफरेंट शेप दे सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मैपिंग मोड है। अब देखें यहाँ से जब स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट है और यहाँ पे पुट्टी सिलेक्ट है, पुट्टी जब सिलेक्ट होता है तो हमारे ऑब्जेक्ट की शेप चेंज नहीं होती, हमारे टेक्स्ट की शेप चेंज नहीं होती, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप में रहता है। और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो आप देखें ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप में है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करती हूँ और हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसे ऊपर को ड्रैग करूं तो आप देखिए अब हमारी शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ये हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। उसके बाद मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद अब यहाँ से मैं सिंगल आर्क मोड लेती हूँ और दोबारा यहाँ से हॉरिजॉन्टल करती हूँ। हॉरिजॉन्टल करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो अब आप देखें इसकी शेप कुछ इस तरह से बन रही है। यहाँ से वर्टिकल ऑप्शन वर्टिकल टेक्स्ट पे काम करता है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पे काम करता है। और यहाँ से अगर हम ओरिजिनल या पुट्टी रखते हैं तो हमारे टेक्स्ट की शेप ज्यादा रीडेबल रहती है और हमारा टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल शेप में रहते हुए अपनी शेप चेंज करता है। जैसे आप देखें अब यहाँ C की शेप चेंज हो चुकी है, O की शेप चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर यही ऑप्शन मैं यहाँ से पुट्टी रखूं, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद सिंगल आर्क रखते हुए आप देखें जब मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी तो आप देखें यहाँ किसी भी टेक्स्ट की शेप चेंज नहीं हुई। यहाँ से अगर आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट की शेप को चेंज कर देता है और अगर वर्टिकल रखते हैं तो वो वर्टिकली टेक्स्ट की शेप को चेंज करता है और अगर आप ओरिजिनल या पुट्टी रखते हैं तो आपकी टेक्स्ट की शेप बिल्कुल सही रहती है। और नॉर्मली डिफॉल्ट यहाँ पे पुट्टी सिलेक्ट होता है और जब आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सिलेक्ट करते हैं और एक दफा अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वापस यहाँ पे पुट्टी ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कीप लाइन का है। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देती हूँ। अगर हम अपने टेक्स्ट को मूव कर रहे हैं या अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि मूव होने के बाद वो कैसा लगेगा तो हम कीप लाइन से उसकी लाइन को प्रिवेंट रख सकते हैं, उससे उसकी लाइन महफूज रहती है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया है तो मेरी शेप तो ऊपर जा रही है लेकिन मेरी नीचे की लाइन बिल्कुल महफूज है, वहीं की वहीं है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये अप्लाई होगा। अगर मैं इसे वापस नीचे लेके आऊं, अब आप देखें जैसे मैं इसको ऊपर लेके गई हूं तो अब नीचे की लाइन बिल्कुल सेम है, वहां पे मौजूद है। अगर मुझे इसको अप्लाई नहीं करना तो मैं वापस उसी लाइन पे ला सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऐड न्यू इनवेलप का है। अगर आपने इस पे कोई एक इनवेलप इफेक्ट अप्लाई किया है तो आप कोई दूसरा इफेक्ट भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करती हूँ और स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करते हुए मैं शिफ्ट के साथ इसे मूव करती हूँ और मैंने ये इफेक्ट अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें नए इफेक्ट ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इस ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगी तो आप देखें ये कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारे पास आएगा। इसमें थोड़ी सी राउंडनेस भी है और उसके अलावा स्ट्रेट लाइन इफेक्ट भी मौजूद है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। जैसे कि अपनी पिछली क्लास डिस्टॉर्ट टूल में हमने देखा कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट पे कोई एक डिस्टॉर्शन अप्लाई करते हैं और उसके बाद कोई दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐड डिस्टॉर्शन से कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इनवेलप टूल की बात है तो हम यहाँ पर सिंगल इनवेलप इफेक्ट यूज करते हैं और उसमें नया इनवेलप इफेक्ट ऐड नहीं करते। बहुत कम ऐसा होता है कि हम इस ऑप्शन को यूज करें। इनवेलप टूल में ये ऑप्शन यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है, जबकि डिस्टॉर्ट टूल में ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रिएट इनवेलप फॉर्म है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमने उसे इनवेलप फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे आप देखें मैं यहाँ से ये सर्कल ले लेती हूँ और सर्कल लेने के बाद मैं इनवेलप टूल पे आती हूँ और प्रीसेट पे से इसे पिंच इफेक्ट दे देती हूँ। अब अगर मैंने अपने टेक्स्ट को इसके मुताबिक बनाना है तो मैं यहाँ पर पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद क्रिएट इनवेलप फॉर्म पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा टेक्स्ट इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और इस शेप को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इनवेलप टूल पे आती हूँ
और यहाँ पर इस तरह का इन्वेलप इफेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट करने के बाद अब अगर मैं नीचे नया कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ, कुछ भी लिख लेती हूँ, और लिखने के बाद मैं इसके साइज को बड़ा कर देती हूँ और बोल्ड भी कर देती हूँ। कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगी, उसके बाद अपने इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा ये वाला टेक्स्ट इसी टेक्स्ट के मुताबिक कन्वर्ट हो गया। मैं अपने नीचे वाले टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ और दोबारा एनवेलप टूल की तरफ आती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लियर एनवेलप का है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमने जो एनवेलप इफेक्ट लगाए हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व का है। अगर हम अपने टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट करने के बाद उस पे शेप टूल अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो एनवेलप टूल की प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं विंडो में आऊं और विंडो में आकर डॉकर्स में आती हूँ और डॉकर्स में आकर इफेक्ट में आती हूँ और इफेक्ट में आकर मैं यहाँ से एनवेलप का पैनल ओपन करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। अब यहाँ मेरे पास ऐड न्यू है। अगर मैं कोई नया एनवेलप इफेक्ट क्रिएट करती हूँ और उसे ऐड करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद ऐड प्रीसेट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास बहुत से प्रीसेट आते हैं। यहाँ मेरे पास सिर्फ 4-5 प्रीसेट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास काफी सारी शेप है। यहाँ से मैं कोई सी भी शेप ले सकती हूँ और अपने टेक्स्ट को उसके मुताबिक कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और अगर मैं अप्लाई करूँ तो आप देखिए मेरा टेक्स्ट उसी के मुताबिक हो जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद अप्लाई करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट इसके मुताबिक हो जाएगा। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ और यहाँ से एक शेप ले लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ सके। अब अगर मैं इस शेप पर प्रीसेट अप्लाई करना चाहूँ, मैं अगर ये प्रीसेट अप्लाई करूँ, आपको साथ ही प्रीव्यू नजर आ रहा है। जिस प्रीव्यू पे आप सेटिस्फाई हैं कि ये शेप ठीक है, मुझे यही चाहिए, तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं ये शेप अप्लाई करती हूँ, यहाँ से आप जिस शेप को चाहें अप्लाई कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास काफी सारी शेप दी हुई है और आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं या शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से प्रीसेट ऑन नहीं किए हुए, क्योंकि प्रीसेट में आपके पास बनी हुई शेप होती है तो उस सूरत में ये ऑप्शन हाइड होते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद सिंगल आर्क है, उसके बाद डबल आर्क है, उसके बाद अनकॉन्स्ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ऐड करने हैं, वर्टिकल इफेक्ट ऐड करने हैं या उसे ओरिजिनल या पुटी फॉर्म में रखना है। और उसके बाद यहाँ पे कीप लाइन का ऑप्शन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये हमारे पास एक ड्रॉप का निशान आ रहा है। ये हमारे लिए वही काम करता है जो हमारे लिए कॉपी का ऑप्शन करता है। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को ये फॉर्म दे देती हूँ और अप्लाई कर देती हूँ। अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं अपने टेक्स्ट को इसके मुताबिक बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद इस ड्रॉप को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करूंगी तो मेरा टेक्स्ट इसी के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे इस पैनल में मौजूद तमाम ऑप्शन वही हैं जो ऊपर हमें दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास प्रीसेट ज्यादा मौजूद हैं जिन्हें हम लेकर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस पैनल को क्रॉस कर देती हूँ और क्रॉस करने के बाद मैं अपने दूसरे पेज पे आती हूँ। दूसरे पेज पे आऊँ तो यहाँ मेरे पास एक बर्ड की PNG पिक्चर मौजूद है। ये पिक्चर मैंने डाउनलोड की है और जब हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे पास एज ए पिक्चर आती है, एज ए आउटलाइन नहीं आती। और हम किसी भी पिक्चर्स PNG या JPEG ऑब्जेक्ट में अपने टेक्स्ट को फिल नहीं कर सकते, उसके मुताबिक अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें आउटलाइन की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम पेन टूल से इसके अंदर आउटलाइन ट्रेस कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आउटलाइन ट्रेस करके रखी हुई है टाइम सेव करने के लिए। आप देखें ये आउटलाइन मैंने यहाँ पे इसके अंदर ट्रेस की हुई है। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ और उसके बाद ये आउटलाइन मैंने यहाँ पे ट्रेस की हुई है। मैं यहाँ भी Ctrl+Z कर देती हूँ और Ctrl+Z करने के बाद अब अगर मैं इस आउटलाइन में अपने टेक्स्ट को फिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेती हूँ और टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर फ्रेम लगाती हूँ और यहाँ इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट से ही इसमें टेक्स्ट ऐड करती हूँ और उसके बाद मैं अगर इस टेक्स्ट को इसके मुताबिक कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से
इनवेलप टूल सिलेक्ट करूंगी। इनवेलप टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्रिएट इनवेलप फॉर्म पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद अपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो ये इसी के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इसको उठाकर इसके अंदर रखती हूँ तो इसका ये फ्रेम मौजूद रहता है। अगर हमें फ्रेम नहीं चाहिए तो हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके फ्रेम नहीं आएगा, लेकिन हम अपने टेक्स्ट को लिखने के बाद ग्रुप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद यहाँ से इनवेलप टूल लूंगी और इनवेलप टूल लेने के बाद यहाँ से क्रिएट इनवेलप फॉर्म पे क्लिक करके इस हिस्से में क्लिक करूंगी तो ये मेरा टेक्स्ट इसके मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा। और अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी। अगर हम टेक्स्ट खुद लिखते हैं तो हमारे पास उसकी आउटलाइन नहीं शो हो रही होती, लेकिन अगर हम इंसर्ट प्लेस होल्डर से टेक्स्ट लेते हैं तो उसका फ्रेम शो हो रहा होता है। तो वो फ्रेम हमें यहाँ शो हो रहा है जो कि रेड डॉटेड लाइन है। और उसके बाद जो आउटलाइन हमने खुद बनाई थी हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद मैं इस आउटलाइन को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर से भी आउटलाइन उठाकर डिलीट कर सकती हूँ। ये आउटलाइन मैंने उठा ली है और अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ तो इसमें मजीद नीट लुक आ गया है। अब इसमें कोई आउटलाइन मौजूद नहीं है। इस तरह से अगर हम किसी इमेज के मुताबिक अपने टेक्स्ट को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, किसी ग्लास के मुताबिक, किसी कप के मुताबिक, किसी एनिमल शेप के मुताबिक, और ऐसा हम पैराग्राफ टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट को किसी शेप के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो हमें हर वर्ड को 1 बाय 1 डील करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं अपने पेज 3 पे आऊंगी। यहाँ पे मैंने एक बॉटल शेप ली है और उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है द वाटर इज लाइफ, सेव वाटर। अब इसको मैं इस बॉटल के मुताबिक कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे 1 बाय 1 इस पे मेहनत करना होगी। उसके लिए मैं पहले देख लूंगी कि मुझे अपने टेक्स्ट के लिए कितने पोर्शन चाहिए, मुझे उतने ही पोर्शन में टेक्स्ट लिखना होगा। अब यहाँ नीचे मेरा एक लाइन आएगी तो ये एक लाइन होगी। उसके बाद इस पोर्शन में मैं 3 लाइन्स रखूंगी तो 1 2 3 हो गई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन रखूंगी और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एक लाइन आएगी। तो इस तरह से मुझे अपने टेक्स्ट को उतनी ही लाइन में लिखना होगा। यहाँ मैं उसी के मुताबिक अपने टेक्स्ट को लिख चुकी हूँ। पेन टूल से बॉटल ड्रा कर सकते हैं या कोई और शेप ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो तो आप नेट से कोई इमेज ले सकते हैं, उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाने के बाद ओरिजिनल इमेज को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने इस ऑप्शन को लेती हूँ और इसे बोल्ड कर लेती हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद मुझे इसके साइज को इतना बड़ा करना होगा कि जितनी लेंथ मैं इस टेक्स्ट की रखना चाहती हूँ उतनी लेंथ में आ जाए ताकि इसका प्रोपोर्शन खराब ना हो। मुझे उतनी लेंथ में इसको रखना होगा, चाहे ये विड्थ में जितना भी आगे चला जाए। मैं अपने टेक्स्ट को इतने हिस्से में रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ तक अपने टेक्स्ट को लाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ से इनवेलप टूल पे आऊंगी और यहाँ से मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सिंगल आर्क मोड रख सकती हूँ, स्ट्रेट लाइन मोड रख सकती हूँ। मुझे जो मोड चाहिए वो मैं रखने के बाद वर्क करूंगी। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन रख रही हूँ। स्ट्रेट लाइन रखने के बाद मैं यहाँ से ओरिजिनल सेलेक्ट करूंगी ताकि मेरा टेक्स्ट पूरी तरह से रीडेबल रहे और उसका कोई पोर्शन हाइड ना हो। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी। मैं नोड को इन लाइन पे सेट कर देती हूँ और सेट करने के बाद मैं अपनी नीचे वाली शेप सेट करूंगी। और इनवेलप टूल से काफी हद तक सेट करने के बाद मैं इसे मजीद शेप टूल की मदद से सेट करूंगी। शेप टूल से सेट करने के लिए मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व करूंगी। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मेरे पास मेरे टेक्स्ट के तमाम नोड आ जाएंगे। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को इस बॉटल के कैप के मुताबिक कर दूंगी। और उसके बाद इन तमाम नोड को इन लाइंस के मुताबिक सेट करूंगी। और
और इतना टेक्स्ट सेट करने के बाद मैं इसे वापस पेज के साइज पे जूम कर देती हूँ। और जूम करने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट लाइन लूंगी। नेक्स्ट लाइन लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं अपनी इस लाइन को यहाँ पे रखूंगी और इसके साइज को भी बड़ा कर लेती हूँ। जूम टूल लूंगी और इतने हिस्से को जूम कर देती हूँ। और जूम करने के बाद मैं यहाँ से वापस इनवेलप टूल लूंगी और इनवेलप टूल लेने के बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ओरिजिनल सिलेक्ट करने के बाद मैं इस नोड को पकड़कर यहाँ पर ड्रैग कर दूंगी। इस नोड को यहाँ पर ड्रैग कर दूंगी और उसके बाद मैं इस नोड को बाहर की तरफ ड्रैग करूंगी। और उसके बाद मैं दोबारा कन्वर्ट टू कर्व करके यहाँ से शेप टूल लेती हूँ। इस हिस्से को बाहर को मूव करके सेट कर देती हूँ। ये मेरा टेक्स्ट पूरी तरह से सेट हो गया। उसके बाद मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, इनवेलप टूल लूंगी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ओरिजिनल सिलेक्ट करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगी और यहाँ से इस टेक्स्ट को ड्रैग करके यहाँ पे ले आती हूँ। इस वक्त जो मेरी शॉर्टकट कीज की विंडो है वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको मैं ड्रैग करके यहाँ से ऊपर रख देती हूँ ताकि मैं इजीली वर्क कर सकूँ। और मैं यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करूंगी और शेप टूल ले लूंगी और इसको सेट करने के बाद मैं दोबारा जूम टूल पे आके इसे पेज की विड्थ के मुताबिक नॉर्मल कर देती हूँ। और नॉर्मल करने के बाद मैं अपनी शॉर्टकट की के पैनल को वापस उसकी जगह पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपने इन तीनों टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इसको बोल्ड कर देती हूँ। अब ये टेक्स्ट मेरा सेट हो चुका है। उसके बाद मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी अब तमाम टेक्स्ट सेट हो चुका है। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद मैं बोल्ड कर लूंगी। मैं इस हिस्से को जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद मैं यहाँ से इनवेलप टूल सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस नोड को यहाँ पे रखूंगी ये मैंने तमाम टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया है। अब अगर मैं इसकी बाहर की आउटलाइन जो मैंने क्रिएट की थी मैं उसको डिलीट करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। तो अब आप देखिए मेरा बॉटल शेप में कंप्लीट टेक्स्ट रेडी हो चुका है। इस तरह से आप कोई भी शेप इजीली बना सकते हैं और इसमें मजीद खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। आप इसमें से किसी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लाइफ के कलर को रेड करना चाहें तो कर सकते हैं या इसको ब्लैक रखते हुए इसके ऊपर कोई छोटी सी शेप बना के लगा दे। जैसे मैं बेसिक शेप में से हार्ट शेप ले लेती हूँ और इसमें रेड कलर करके इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस शेप को उठाकर डॉट की जगह पे रख देती हूँ। तो आप देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है और इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट हो चाहे वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।